नमस्ते बच्चों, आज हम कल का जो पार्ट अधूरा रहा है उसी के आगे पढ़ेंगे। नागमती की जो विरह अवस्था है उसमें कल अपन ने पढ़ा था अगन मास में नागमती की विरह अवस्था का वर्णन, विरह दशा का वर्णन। आज हम पढ़ेंगे पौष मास में नायिका की विरह दशा का वर्णन। जैसा कि आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए साहित्य में पद्मावत जो प्रबंध काव्य है उसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है, जिसमें नागमती वियोग खंड के अंतर्गत नागमती के विरह का वर्णन अपने इस पाठ्यक्रम में 4 महीनों का दिया हुआ है। आज हम पढ़ रहे हैं पौष मास के बारे में। पौष के महीने में कैसे सर्दी पड़ती है और नायिका की विरह अवस्था कितनी बढ़ जाती है, उसका वियोग वर्णन यहाँ किया गया है। सबसे पहले आता है पूष जाड़ थर थर तन कापा। पौष के महीने में इतनी सर्दी पड़ने लग जाती है कि शरीर में कंपी उठ जाती है, यानी कांपने लग जाता है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, और सूर्य भी उस सर्दी से घबरा करके लंका की दिशा में चला जाता है। लंक दिशा यानी लंका की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। अर्थात सूर्य भी उस अवस्था में दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन दक्षिण दिशा में ही उदय होता है, दक्षिण पूर्व में, और जाकर के पश्चिम दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में पश्चिम में अस्त हो जाता है। कहने का मतलब दिन की जो अवस्था है, सूर्य का प्रकाश मिलने की जो अवस्था है वो कम हो जाती है। जैसा कि कल अपने पढ़ा था वही बात है यहाँ कि सूरज जड़ाए लंक दिशि तापा, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है उस सर्दी से घबरा करके। इसके बाद है विरह बाडिभा दारुण शिव, और ये भयानक सर्दी, दारुण शिव, ये भयानक सर्दी विरह को बढ़ाने वाली हो गई है। अर्थात उस अवस्था में नागमती का विरह अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन है, नागमती की विरह अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। इसके बाद है कंपी मरो ले हरि जीव, और ये सर्दी, ये विरह मेरे प्राणों का हरण करने लग गया है और कंपा करके मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, ऐसा नागमती कह रही है। और यहाँ किसकी नागमती की विरह अवस्था रतन सेन के बिछुड़ने के कारण है, उसी का वर्णन है। आगे है कंत कहाँ हो लागो हिरे। आगे कह रही है कि कंत कहाँ, यानी हे प्रिय तुम कहाँ हो लागो हिरे, मैं आकर के तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। हो यानी मैं, हिरे यानी हृदय, लागो यानी लगना, मैं तुम्हारे हृदय से आकर के लग जाऊं। तुम हो कहाँ? पंथ अफार सूझ नहीं नियरे, रास्ते बहुत हैं लेकिन मुझे ये रास्ता नहीं सूझ रहा है कि किस रास्ते से जाकर के मेरे प्रिय के पास मैं पहुंच सकती हूँ, ऐसा नागमती सोच रही है। शौर सुपेती आवे जूड़ी। शौर सुपेती का मतलब होता है जाड़े में ओढ़ने बिछाने के वस्त्र। तो पौष मास में इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है कि ओढ़ने बिछाने के वस्त्र यदि ओढ़े हुए होते हैं उसके बावजूद भी शरीर जड़वत हो जाता है। सौर सुपेती आवे जूड़ी, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र होने के बावजूद भी शरीर जड़वत हो जाता है। अर्थात कंपी के बाद में शरीर में वो रक्त का संचार नहीं हो पाता है, जिससे अंगुलियां आदि सीधी भी नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह है कि शरीर जड़वत हो जाता है, जूड़ी आ जाती है। जानऊ सेज हिवंचल बूढ़ी, और ऐसा लगता है मानो जो सैया है, सेज यानी सैया, हिवंचल बूढ़ी बर्फ में डूबी हुई हो। बूढ़ी यानी डूबी हुई, बूढ़ी यानी डूबी हुई, हिवंचल यानी बर्फ में। ऐसा लगता है कि पौष मास में इतनी भयंकर सर्दी के कारण जो वस्त्र है, जो सैया है, सेज है, वो भी बर्फ में डूबी हुई सी लगती है। यहाँ जानव शब्द आया है, यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा लगता है मानो
सेज बर्फ में डूबी हुई हो। इसके बाद है चकई निशी बिछुरे दिन मिल्ला। चकवा और चकवी दो ऐसे पक्षी होते हैं जो रात्रि में बिछुड़ जाते हैं, चकवा और चकवी, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उस अवस्था में वापस उनका मिलन हो जाता है। तो नागमती कह रही है, मलिक मोहम्मद जायसी नागमती की विरह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चकई निशी बिछुड़े दिन मिल्ला। चकवा और चकवी रात्रि में बिछुड़ जाते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। उनका विरह, उनकी वियोगावस्था केवल रात्रि ही होती है, दिन में वापस उनका मिलन हो जाता है। लेकिन नागमती कह रही है कि हों निशी बासर विरह कोकिल्ला, लेकिन मैं तो निशी बासर रात और दिन विरह कोकिला, विरह की कोयल बनी हुई कूक रही हूँ, अर्थात रतन सेन के विरह में जलती जा रही हूँ। इसके बाद है रैन अकेली साथ नहीं सखी। रात्रि अकेली हो और साथ में सखी नहीं हो तो कैसे जियो बिछोई पंखी। तो जिस प्रकार एक पक्षी होता है वो बिछुड़ जाने के कारण जीवित कैसे रह सकता है, ठीक वैसे ही मैं भी रात में बिछुड़ी अकेली, बगैर सखी के, बगैर सहेली के, बगैर अपने प्रिय के, यहाँ इसका मतलब ना रतन सेन से है, बगैर रतन सेन के मैं जीवित कैसे रह सकती हूँ। इसके बाद है विरह सचान भवे तन चांडा। ये विरह रूपी बाज, सचान यानी बाज, सचान यानी बाज और चांडा यानी भोजन। विरह रूपी बाज मेरे तन रूपी भोजन को, शरीर रूपी भोजन, भोजन किस रूप में, शरीर के रूप में, उसको विरह रूपी बाज खाए जा रहा है। जियत खाई, जीते जी ये खा रहा है और मुँहे नहीं छाड़ा, मरने के बाद में भी ये बाज मेरे इस तन रूपी भोजन को छोड़ने वाला नहीं है। विरह की भयंकर जो अवस्था है उसका वर्णन उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से किया है। इसके बाद है, अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ये फारसी प्रभाव है। रक्त डरा मांस उगरा हाड़ भये सब संक, धनि सारस होई ररि मुई आई समेट उपंक। जहाँ पर रक्त मांस इस प्रकार का वर्णन किया हुआ होता है वहाँ फारसी प्रभाव होता है। फारसी का यहाँ प्रभाव इस मलिक मोहम्मद जायसी के इस पद्यांश में यहाँ दिख रहा है, रक्त डरा मांस उगरा हाड़ भये सब संक। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि रक्त डरा, नागमती कह रही है मेरे शरीर का रक्त निचुड़ गया है, मांस उगरा और मांस गल चुका है, हाड़ भये सब शंख और मेरी हड्डियां शंख के समान खोखली हो गई है। इसके बाद धनी सारस होई ररि मुई। धनी यानी पत्नी, कल भी आया ये शब्द, धनी यानी पत्नी। धनी सारस होई ररि मुई, सारस की तरह, सारस बन करके रट लगाए हुए मर गई है। रतन सेन को ये संदेश भेजना चाहती है इन पंक्तियों के माध्यम से कि तुम्हारी पत्नी सारस की तरह तुम्हारी वियोग में तुम्हारे नाम का रट लगाए लगाए मर चुकी है। आई समेट उपंक, अब उस तुम्हारी पत्नी रूपी सारस के पंखों को आकर के समेट लो, क्योंकि वह पत्नी तुम्हारी प्रिया अब मर चुकी है। तुम्हारी वियोग अवस्था में, विरह में जीते जीते अब उसका देहांत हो चुका है, ऐसा कहा गया है। यहाँ दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, नागमती की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है और विरह वो रतन सेन के वियोग में मतलब जी रही है, उस विरह अवस्था का वर्णन है। फारसी प्रभाव अंतिम पंक्तियों में दिखाई देता है। उत्प्रेक्ष अलंकार जानव शेज हिवंचल बूढ़ी में आया है। रूपक अलंकार यहाँ विरह कोकिला में भी है ना। तो इस प्रकार ये इसका अपने, और विरह सचान यहाँ भी है, तन चांडा यहाँ भी है। अब इस पंक्तियों का भाव पक्ष और कला पक्ष, एक तो प्रश्न आप ये करेंगे
कि उपयुक्त पद्यांश के अंतर्गत कोई 2 पंक्तियां जो आपको उचित लगे, जिनका भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। दूसरा प्रश्न आपको ये करना है, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे। उत्तर पुस्तिका में करने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे डालोगे और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। इस बात का ध्यान करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। एक बार पुनः मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि होमवर्क करने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे नंबर पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।